हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द केस स्टडीज ऑफ सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। आपने एनालिसिस नोट एंड मेन नोट्स पूरा देख लिया है एंड अंडर द एनालिसिस नोट वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन दिस चैप्टर. दिस चैप्टर इज बिट लेस इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट इस चैप्टर की केस स्टडी अपने को जरूर देखना है. एंड इस चैप्टर से जो मेजर केस स्टडी आता है वो डीलिस्टिंग कॉन्सेप्ट से आता है. सो लेट्स स्टार्ट विद द केस स्टडी ऑफ दिस चैप्टर. अब देखो, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये 2016 में पूछा गया है फॉर 6 मार्क्स. अब क्वेश्चन क्या दिया है? नाउ इट सेज दैट यू आर अ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ विजन लिमिटेड whose shares were listed at Delhi Stock Exchange. The stock exchange delists the shares of the company. मतलब कंपनी दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड था. दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज ने कंपनी के सिक्योरिटीज को डिलिस्ट कर दिया. Advise the company regarding the remedy available keeping in view the provisions of Securities Contract Regulation Act. मतलब अपने को यहाँ पे क्या बताना है? What are the remedies available? अगर स्टॉक एक्सचेंज यहाँ पे कंपनी की सिक्योरिटीज को डिलीट कर देता है तो व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल? दैट इज समथिंग द एडवाइस नीड टू बी गिवन. अब आंसर कैसे चालू करेंगे? सो यू हैव टू बेसिकली एडवाइस द बोर्ड. तो आप यहाँ पे यू विल राइट, यू विल एड्रेस द थिंग टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ विजन लिमिटेड. सब्जेक्ट and subject you have to write the remedy available regarding delisting of shares from Delhi Stock Exchange. तो Delhi Stock Exchange ने कंपनी को डिलिस्ट कर दिया है. So what remedy the company is having with respect, what remedy company is having in such case? This is something we have to answer in this particular question. तो देखिए यहाँ क्या लिखा है. It says that as Delhi Stock Exchange delist the shares of the company, the following remedy being available keeping in view the provisions of Securities Contract Regulation Act 1956. अब देखो, Securities Contract Regulation Act में क्या लिखा है कि अगर किसी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज डिलीट कर देता है तो सेक्शन 21A में व्हाट इज बीइंग सेड दैट रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ने अगर किसी कंपनी को डिलीट कर दिया तो जो अग्रीव्ड कंपनी है वो सैट के सामने अपील कर सकता है. तो क्या लिखा है? Section 21A provides that a recognized stock exchange may delist the shares after recording the reason thereof from any recognized stock exchange on any of the grounds or ground as may be prescribed under the act. मतलब stock exchange कंपनी को डिलीट कर सकता है एंड वो कौन से रीजन में कंपनी को डिलीट कर सकता है? दैट समथिंग बीइंग प्रोवाइडेड अंडर द एक्ट. सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है? It says that, however, the securities of the company shall not be delisted unless the company concerned has been given a reasonable opportunity of being heard. मतलब यहाँ पे अगर स्टॉक एक्सचेंज को किसी कंपनी को डिलिस्ट भी करना है तो एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड उस कंपनी को प्रोवाइड करना पड़ेगा. थर्ड क्या लिखा है? A listed company or an aggrieved investor may file an appeal before SAT against the decision of the recognized stock exchange delisting the securities within 15 days from the date of the decision of the recognized stock exchange delisting the securities, and the provision of section 22B to 22E of this act shall apply as far as to the such appeal. मतलब यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में कि अगर ऐसा कुछ होता है, स्टॉक एक्सचेंज किसी कंपनी को डिलिस्ट कर देता है तो जो लिस्टेड कंपनी या अग्रीव्ड इन्वेस्टर है वो सैट के सामने अपील कर सकता है. कितने दिन के अंदर? विदिन 15 डेज. मतलब सेट के सामने आप 15 डेज के अंदर अपील कर सकते हो. अब देखो यहाँ पे अगर आप 15 डेज में अपील नहीं कर पाते हो ड्यू टू एनी वैलिड रीजन तो यहाँ पे क्या लिखा है? दैट हाउएवर SAT सिक्योरिटीज एपीलेट ट्रिब्यूनल में इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट कंपनी वाज प्रिवेंटेड बाय सफिशिएंट कॉज, मतलब वैलिड रीजन की वजह से अगर अपील SAT के सामने फाइल नहीं हो पाई विदिन 15 डेज from filing the appeal within the set period allowed to be filed within a further period not exceeding 1 month. मतलब यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा टाइम दिया जा रहा है not exceeding 1 month कि अगर किसी वैलिड रीजन की वजह से आप अपील विद इन 15 डेज फाइल नहीं कर पाते हो तो सेट आपको एक एक्स्ट्रा टाइम पीरियड देता है फॉर फाइलिंग द अपील विच इज नॉट एक्सीडिंग 1 month. Now these 2 points are very important. In fact, all 4 points are very important, but last 2 points is very important, which says that कि अगर स्टॉक एक्सचेंज ने किसी कंपनी को डिलिस्ट कर दिया है तो आप सैट के सामने अपील कर सकते हैं विदिन 15 डेज. एंड अगर आप 15 डेज में अपील नहीं कर पाए ड्यू टू सम वैलिड रीजन तो सैट
आपको एक एक्स्ट्रा टाइम पीरियड देता है फॉर फाइलिंग अपील एंड दैट विल नॉट बी एक्सीडिंग 1 मंथ. सो दिस इज समथिंग the remedy which is available to the company because the company being delisted from Delhi Stock Exchange and ये remedy available है Vision Limited के पास. Clear? चलो, now we move to the next question. आप देखो ये जो केस स्टडी है, now this case study being asked in 2018 for 4 marks. अब इसको अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो ये आपके मॉड्यूल में नहीं दिया है, बट देयर आर फ्यू क्वेश्चंस जो इंस्टीट्यूट आपसे पूछता है एट दिस प्रोफेशनल लेवल विच कम्स फ्रॉम सेबी सर्कुलर एंड दैट इज वेयर यू नीड टू हैव some more knowledge beyond what is being given in the module relating to SEBI circular. अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है. It says that Bombay Stock Exchange Limited had suspended trading in the shares of XYZ Limited for violating conditions of listing agreement. मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने क्या किया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने कंपनी की सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग को सस्पेंड कर दिया. क्यों? क्योंकि कंपनी ने लिस्टिंग एग्रीमेंट का वायलेशन किया. The company has now complied with the listing regulation requirement by referring to the SEBI circular regulation. Discuss the criteria for suspension of trading in the shares of listed company. मतलब आपको ये बताना है SEBI circular को रेफर करते हुए कि वो कौन कौन सा क्राइटेरिया है जिसकी वजह से कंपनी की सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग सस्पेंड होती है. अब तो क्या लिखा है, दैट सेबी वाइडेड सर्कुलर नंबर डेटेड 3rd May 2018. यहाँ पे सर्कुलर नंबर, दो इट इज बिंग मेंशन इन द आंसर, बट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है बिकॉज प्रैक्टिकली इट इज वेरी मच नॉट पॉसिबल कि आप इसको याद रख पाओ. तो आपको सिर्फ सर्कुलर की डेट भी याद है तो भी चलेगा. दैट सेबी ने अपनी सर्कुलर की डेट 3rd May 2018 में स्पेसिफाई द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं SOP. तो उन्होंने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर स्पेसिफाई किया था फॉर सस्पेंशन ऑफ ट्रेडिंग इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस इज कंटिन्यूइंग और रिपीटिव. मतलब सेबी ने एक सर्कुलर इशू किया था 2018 में जिसमें उन्होंने बताया था एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कि किस तरीके से कंपनी की सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग को सस्पेंड किया जाएगा अगर कंपनी कोई नॉन कंप्लायंस करता है, जो कि कंटिन्यूइंग नॉन कंप्लायंस है या रिपीटिव नॉन कंप्लायंस है. अब LODR में अमेंडमेंट हुआ तो पर्सुएंट टू द सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2015, मतलब अमेंडमेंट होता है सेबी LODR में एंड इसकी वजह से जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर सेबी ने स्पेसिफाई किया था उसको चेंज किया गया विच लीड्स टू द चेंज इन द क्राइटेरिया फॉर सस्पेंडिंग द ट्रेडिंग ऑफ द सिक्योरिटीज. तो क्या लिखा है, दैट पर्सुएंट टू द अमेंडमेंट ऑफ सेबी LODR रेगुलेशन and to further streamline the standard operating procedure for delisting for dealing with non-compliance, SEBI widened circular dated 22nd January 2020. देखो ध्यान से समझो, पहला सर्कुलर कब आया था 2018 में, अब 2020 में सर्कुलर आया सुपरसीड द सेट सर्कुलर डेटेड 3rd May 2018. मतलब ये जो नया सर्कुलर आया इसने जो ओल्ड सर्कुलर था उसको सुपरसीड किया and specified following criteria for suspension of trading in the securities of a listed company. मतलब यहाँ पे इस सर्कुलर में सेबी ने आपको बताया दैट वो कौन कौन से क्राइटेरियाज हैं, वो कौन कौन से क्राइटेरियाज हैं जिसकी वजह से कंपनी की सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग सस्पेंड होती है. क्लियर? अब देखो यहाँ पे क्या दिखा है, व्हाट आर द क्राइटेरिया बीइंग गिवन. फर्स्ट, failure to comply with respect to board composition. Very important term है board composition, including appointment of women director for 2 consecutive quarters. Now this is very important that if you read SEBI LODR regulation 17, वहाँ पे कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड डायरेक्टर दिया हुआ है. नाउ इट सेज दैट कि हर एक लिस्टेड कंपनी में एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए. तो अगर एक लिस्टेड कंपनी बोर्ड कॉम्पोजिशन को कंप्लाई नहीं करता, इंक्लूडिंग अपॉइंटमेंट ऑफ वुमेन डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट को कंप्लाई नहीं करता फॉर 2 कॉन्सिक्यूटिव क्वार्टर, तो उस कंपनी की ट्रेडिंग सस्पेंड हो सकती है. सेकेंड क्या लिखा है, फेलियर टू कंप्लाई विद रिस्पेक्ट टू द कॉम्पोजिशन ऑफ ऑडिट कमेटी फॉर 2 कॉन्सिक्यूटिव क्वार्टर. मतलब अगर एक लिस्टेड कंपनी ऑडिट कमेटी के कॉम्पोजिशन को कंप्लाई नहीं करता, जो कि रेगुलेशन 18 में दिया है और सेबी LODR रेगुलेशन, तो उस कंपनी की ट्रेडिंग सस्पेंड हो सकती है. कॉम्पोजिशन ऑफ ऑडिट कमेटी फॉर 2 कॉन्सिक्यूटिव क्वार्टर्स. थर्ड क्या लिखा है, फेलियर टू कंप्लाई with respect to submission of corporate governance compliance report
फॉर 2 consecutive quarters. Now what is being said that हर एक लिस्टेड कंपनी को क्वार्टरली बेसिस पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंप्लायंस रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है स्टॉक एक्सचेंज को, और अगर ऐसा नहीं किया फॉर 2 consecutive quarters तो कंपनी की ट्रेडिंग सस्पेंड हो सकती है. देखो एवरीवेयर यू विल फाइंड दैट अ कॉमन थिंग दैट इफ द डिफॉल्ट कंटिन्यूज फॉर 2 consecutive quarter, मतलब स्टॉक एक्सचेंज अगर आपने एक बार डिफॉल्ट किया तो स्टॉक एक्सचेंज आपकी ट्रेडिंग को इमीडिएटली सस्पेंड नहीं कर रहा है, दे आर गिविंग यू टाइम to rectify the mistake. But if the default continues for 2 consecutive quarters, then the company securities may be suspended from trading. नेक्स्ट क्या लिखा है, फेलियर टू कंप्लाई विद रिस्पेक्ट टू सबमिशन ऑफ शेयर होल्डिंग पैटर्न फॉर 2 consecutive quarter. मतलब यहाँ पे अगर कंपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न को फाइल नहीं करता है फॉर 2 consecutive quarters. वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक लिस्टेड कंपनी को परसुएंट टू सेबी LODR रेगुलेशन 2015 हर एक लिस्टेड कंपनी को शेयर होल्डिंग पैटर्न फाइल करना पड़ता है क्वार्टरली बेसिस पे, एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वार्टरली कंप्लायंस. और अगर एक कंपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न फाइल नहीं करता है फॉर 2 consecutive quarters तो उस कंपनी की ट्रेडिंग सस्पेंड हो सकती है. फिफ्थ क्या लिखा है, फेलियर टू कंप्लाई विद रिस्पेक्ट टू सबमिशन ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर 2 consecutive quarter. नाउ व्हाट इज बीइंग सेड दैट हर एक लिस्टेड कंपनी को फाइनेंशियल रिजल्ट सबमिट करना पड़ता है. कितने दिन के अंदर सबमिट करना पड़ता है, क्वार्टरली बेसिस पे फाइनेंशियल रिजल्ट सबमिट करना पड़ता है. एंड फॉर Q1, Q2 एंड Q3 द रिजल्ट नीड टू बी सबमिटेड विद इन 45 days फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर, एंड फॉर Q4 इट नीड टू बी सबमिटेड विद इन 60 days फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर. अब अगर एक लिस्टेड कंपनी फाइनेंशियल रिजल्ट सबमिट नहीं करता है फॉर 2 consecutive quarters तो उस कंपनी की ट्रेडिंग सस्पेंड हो जाएगी. नेक्स्ट क्या लिखा है, फेलियर टू कंप्लाई विद रिस्पेक्ट टू सबमिशन ऑफ एनुअल रिपोर्ट फॉर 2 consecutive फाइनेंशियल ईयर. अब एक चीज समझो, हम लोग एनुअल रिपोर्ट कब इशू करते हैं, ईयरली बेसिस पे. तो अगर 2 फाइनेंशियल ईयर्स तक बैक कॉन्सिक्यूटिवली 2 फाइनेंशियल ईयर तक अगर आप एनुअल रिपोर्ट सबमिट नहीं करते हो स्टॉक एक्सचेंज को, विच इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ सेबी LODR रेगुलेशन, तो उस कंपनी की ट्रेडिंग सस्पेंड हो जाएगा. नेक्स्ट क्या लिखा है, फेलियर टू सबमिट इंफॉर्मेशन on the reconciliation of shares and capital audit report for 2 consecutive quarter. Now इसमें क्या दिया है दैट हर एक लिस्टेड कंपनी को एक रिकंसिलेशन ऑफ शेयर कैपिटल ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है क्वार्टरली बेसिस पे, और अगर वो सबमिट नहीं किया फॉर 2 consecutive quarters देन द ट्रेडिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी कैन बी सस्पेंडेड. नेक्स्ट लिखा है, रिसिप्ट ऑफ नोटिस ऑफ सस्पेंशन ऑफ ट्रेडिंग ऑफ दैट एंटिटी बाय एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ऑन एनी और ऑल ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर उस पर्टिकुलर कंपनी की ट्रेडिंग किसी और स्टॉक एक्सचेंज पे सस्पेंड होता है तो फिर अदर स्टॉक एक्सचेंज भी उस कंपनी की ट्रेडिंग को सस्पेंड कर सकते हैं. मतलब दिस विल अप्लाई, ये कब अप्लाई होगा, व्हेन कंपनी बीइंग लिस्टेड ऑन मल्टीपल स्टॉक एक्सचेंज. मतलब अगर कंपनी मल्टीपल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है और अगर किसी एक एक्सचेंज ने उसकी ट्रेडिंग को सस्पेंड किया है, तो लॉजिकली सोचो कि एक्सचेंज ने ट्रेडिंग को सस्पेंड क्यों किया होगा, क्योंकि कंपनी ने कुछ नॉन कंप्लायंस किया होगा. तो फिर अदर स्टॉक एक्सचेंजेस जहां पे वो कंपनी लिस्टेड है वो भी उसको सस्पेंड कर सकते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नाउ व्हाई दिस क्वेश्चन बिकम्स लिटिल मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में नहीं दिया है, एंड दैट इज वेयर यू हैव टू प्रिपेयर दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हिच हैव बीन आस्क्ड इन पास्ट एग्जामिनेशन. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. नाउ दिस क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड इन 2014 फॉर 10 मार्क्स. नाउ सी द स्टूडेंट, 10 मार्क का क्वेश्चन, मतलब अगर आपने ये क्वेश्चन सेव कर लिया तो 10 मार्क्स सेव हो जाएगा. नाउ लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन टॉक्स अबाउट. It says that the shares of Runfast Limited were listed in Delhi Stock Exchange. मतलब कंपनी के शेयर्स दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हैं. The stock exchange delisted the shares of the company. The aggrieved company approaches you as a company secretary in practice to know the remedy available to the company. मतलब यहाँ पे आपको क्या बताना है कि कंपनी स्टॉक है, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज उसको डिलिस्ट कर दिया है, तो क्या रेमेडी अवेलेबल है. और अभी हम लोगों ने पढ़ा था
in the first case study of this particular chapter, that there is something called section 21A of Securities Contract Regulation Act 1956, जो बोलता है कि स्टॉक एक्सचेंज कंपनी की सिक्योरिटीज को डिलिस्ट कर सकता है ऑन एनी ऑफ द ग्राउंड्स मेंशन अंडर द एक्ट, लेकिन डिलिस्टिंग करने से पहले आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड करना पड़ेगा। एंड अगर कोई भी अग्रीव्ड पर्सन है, चाहे वो कंपनी हो या कोई भी अग्रीव पर्सन हो, तो सैट के सामने जाके अपील कर सकता है कितने दिन के अंदर, विद इन 15 डेज। लेकिन अगर आप 15 डेज में अपील नहीं कर पाते हो ड्यू टू सम वैलिड रीजन, तो सैट आपको एक एक्सटेंशन प्रोवाइड करता है फॉर फाइलिंग अपील विच विल नॉट बी मोर देन 1 मंथ। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, तो it says that give your suggestion to the company keeping in view the provisions of Securities Contract Regulation Act 1956। अब देखो क्या लिखना है, सबसे पहले आपको आंसर में फैक्ट ऑफ द केस लिखना है। एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो कि आपको फैक्ट ऑफ द केस एकदम प्रिसाइज तरीके से, कंसाइज मैनर में, मीनिंगफुल तरीके से आपको मेंशन करना है पॉइंट वाइज। अब उसके बाद आपको एप्लीकेबल सेक्शन या रूल्स मेंशन करना है। तो इट सेज दैट सेक्शन 21A of Securities Contract Regulation Act 1956 provides that a recognized stock exchange क्या कर सकता है, may delist the securities after recording the reason thereof from a recognized stock exchange on any of the ground or grounds as prescribed under the act। देखो यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज आपकी सिक्योरिटीज को डिलिस्ट करेगा या नहीं करेगा, ये डिसीजन कौन लेगा, स्टॉक एक्सचेंज। फर्दर क्या लिखा है, however the securities of a company shall not be delisted unless the company concerned has been given a reasonable opportunity of being heard। मतलब यहाँ पे कंसर्न कंपनी जो है वो स्टॉक एक्सचेंज को एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड करेगा। थर्ड क्या लिखा है, a listed company or an agreed investor may file an appeal before SAT। मतलब आप क्या कर सकते हो, आप SAT के सामने अपील कर सकते हो against the decision of the recognized stock exchange delisting the securities within 15 days। मतलब आप कितने दिन में अपील कर सकते हो, 15 डेज के अंदर, from the date of the decision of the recognized stock exchange delisting the securities, and the provision of section 22B to 22E of this act shall apply to such appeal। मतलब यहाँ पे जो भी अग्रीड पर्सन है वो सैट के सामने जाके अपील कर सकता है। However the SAT may, if it is satisfied that company was prevented by sufficient cause from filing the appeal within the set period, allow it to be filed within a further period not exceeding 1 month। मतलब यहाँ पे अगर आप SAT को लगता है कि आप अपील नहीं फाइल कर पाए within 15 days due to some valid reason, तो एक extension of time provide कर सकता है, कितना, not exceeding 1 month। तो क्या conclusion draw किया, तो in view of the above, Runfast Limited should file an appeal before SAT against the delisting decision of Delhi Stock Exchange within 15 days from the date of such decision or within such further period not exceeding 1 month after showing sufficient cause from filing the appeal within the set period of 15 days। मतलब यहाँ पे क्या रेमेडी अवेलेबल है, रेमेडी ये है कि आप जाके सैट के सामने अपील कर सकते हो कितने दिन के अंदर, 15 डेज के अंदर। और अगर आप 15 डेज में अपील नहीं कर पाते हो तो आपको एक एक्सटेंशन टाइम दिया जा रहा है 1 मंथ का, लेकिन आपको वहां पे जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि आप क्यों 15 डेज में अपील फाइल नहीं कर पाए। क्लियर? एंड विद दिस द केस स्टडीज ऑफ SCRA चैप्टर इज ओवर। एंड ध्यान से सुनने के लिए थैंक यू सो मच।